हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। इस जीवों के वर्गीकरण के इस चैप्टर में 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार समस्त जीवों को 5 जगतों के अंदर बांटा गया है। यह जो वर्गीकरण है वो R.H. व्हिटेकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसमें सबसे पहला जगत, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं और इनके अंदर किन जीवों को रखा गया है ये भी आपसे हम पहले बता चुके हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहला जगत है मोनेरा जगत। इसके बाद दूसरा जो जगत है वो है प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। हम जिस जगत को पढ़ रहे हैं वो है फंजाई, एज ए किंगडम फंजाई। चैप्टर 2 और टॉपिक है फंजाई, जिसको कवक कहा जाता है। देखिए, कवकों की सामान्य विशेषताएं कुछ ऐसी होती है जो लगभग सभी कवकों में पाई जाती है, जबकि इनमें बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से विभिन्नताएं पाई जाती है। इनके अंदर आवास के अनुसार ये भिन्नता पाई जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लगभग सभी के अंदर होती हैं। जैसे इनके अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, लेकिन ये पादपों के समान सेल्यूलोज युक्त नहीं होती हैं। जब दूसरा, इनके अंतर्गत इनके कवकों के अंदर हरित लवक नहीं होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये परपोषी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। और कुछ जीव जो होते हैं वो सहजीवी के रूप में होते हैं, कुछ परजीवी के रूप में होते हैं और कुछ जो है मृत जीवी के रूप में होते हैं। इन कवकों को इनकी कवक जाल की जो शरीर की संरचना है उसके आधार पर इनको इनको 4 वर्गों में बांट दिया गया है। अब वो 4 वर्ग, देखिए, हमने आपको कल भी इनके नाम बताए थे। एक बार फिर सुनिएगा, क्योंकि इन नामों को आपको याद रखना है और इनके अंदर किन कवकों को रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहला है फाइको माइसिटीज। दूसरा है एस्को माइसिटीज। तीसरा है वेसिडियो माइसिटीज और चौथा है ड्यूटेरो माइसिटीज। 4 प्रकार के कवक होते हैं। इनमें सबसे सरल संरचना रखने वाले जो कवक होते हैं वो है फाइकोमाइसिटीज। तो देखिए, चारों के नाम आपने याद किए, ये चारों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको अच्छी तरह से ध्यान रहे। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब आता है कि ये जो फाइकोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक होते हैं ये सबसे सरल प्रकार के होते हैं। ये बात हम कल भी बता चुके हैं कि ये इस प्रकार के कवक होते हैं कि इनके कवक तंतु जो होते हैं, कवक तंतु या यूं कह सकते हैं कवक जाल कह दें, तंतुओं से मिलकर के जाल बना होता है, कवक जाल
पट रहित होता है, पट रहित, वह बहु केंद्रकीय होता है। यानी कवक जाल के अंदर जो कवक तंतु होते हैं उनके बीच में जो केंद्रकों के बीच बीच में पट होने चाहिए वो पट नहीं होते, नॉन सेप्टम फंजाई है ये। और जब केंद्रक तो बहुत सारे हैं तो ऐसी स्थिति में ये जो है वो बहु केंद्रकीय होते हैं। ये अविकल्पी परजीवी के रूप में होते हैं। अविकल्पी परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे ही जीवों पर आश्रित होते हैं, अर्थात इनको कोई इनका जो पोषक अगर नहीं मिलेगा, परपोषी अगर नहीं मिलेगा तो ये अपनी जीवित स्थिति में बने हुए नहीं रह पाते हैं। अब देखिए ये कवक जो होते हैं ये इनमें कायिक जनन जो है वो विखंडन के द्वारा होता है, अलैंगिक जनन जो है वो बीजाणुओं के द्वारा होता है, लैंगिक जनन जो है वो समयुग्मकी, विषम युग्मकी एवं असमयुग्मकी प्रकार का होता है। तो ये इनके अंदर लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और कायिक जनन तीनों प्रकार का जनन जो है इनके अंदर पाया जाता है। अब देखिए इसमें जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये म्यूकर है, म्यूकर नाम का कवक जो है वो इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा राइजोपस ये भी इसी के अंतर्गत आता है, और एल्ब्यूगो नाम का जो कवक है वो भी इसी में रखा गया है। तो इसके उदाहरण आप विशेष रूप से याद रखें कि म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो। देखो ये एल्ब्यूगो जो है ये क्या है कि सरसों कुल के जो पादप होते हैं उन पादपों की पत्तियों के अंदर ये अंतः परजीवी के रूप में रहता है और उसके अंदर एक व्हाइट रस्ट, श्वेत रोली नाम का रोग जो है पैदा कर देता है। तो ये कवक है। अब इसके बाद दूसरा जो आता है एस्कोमाइसिडीज के बाद, यानी फाइकोमाइसिडीज के बाद अगला जो आता है वो है एस्कोमाइसिडी। यहां तक की बातें हम कल भी आपको बता चुके थे, वहीं से हमने इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज ये जो कवक हैं इन कवकों को थैली फंजाई के नाम से जाना। थैली कवक यानी एक तरह थैली जैसी संरचना बनाए होते हैं। इन्हें थैली कवक भी कहते हैं। क्योंकि ये एक तरह से थैली रूपी संरचना को बनाए हुए होते हैं। अब देखिए ये होते कैसे हैं, ये बहुकोश के होते हैं, बहुकोश के। इनका जो कवक जाल है वो बहुकोश के होता है, बहुकोश के होते हैं। लेकिन यहां अपवाद, यीस्ट एक कोशिकीय होता है। यीस्ट जो होता है वो कैसा होता है, एक कोशिकीय कवक होता है जो इस एस्कोमाइसिडीज वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। देखिए इस यीस्ट का जो नाम है, इसका नाम है सैक्रोमाइसीस, सैक्रोमाइसीस, ये इसका नाम है सैक्रोमाइसीस। और इसको पूरा जो नाम है
वो है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी के नाम से इसको जाना जाता है। अब देखिए ये कवक जो होता है वो मृतजीवी है, मृतजीवी होता है, अवघटक होता है। मृतजीवी का मतलब क्या है? मृतजीवी का मतलब होता है मृत पदार्थों पर यह आश्रित होता है। दूसरा अवघटक ये क्या करता है कि पदार्थों को अवघटित कर देता है, साथ में ये परजीवी के रूप में भी जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि एक वर्ग के अंदर केवल एक ही कवक नहीं होता है, कवक बहुत सारे होते हैं जो एक ही वर्ग के अंदर रखा जाता है। ये जानवरों की जो विष्ठा होती है, जिसे हम कह सकते हैं गोबर या मल, उसके अंदर भी ये विकसित हो जाता है, यानी उसमें भी ये वृद्धि कर लेता है। अब देखिए ये इसका जो कवक है, आप इसे नोट कर लें, इनका कवक जाल पटयुक्त, पटयुक्त का मतलब सेप्टम युक्त, पटयुक्त एवं शाखित होता है। यानी कवक जाल जो है वो कैसा है? पटयुक्त है। जैसे ये कवक है और ये इसके तंतु हैं, तो इसमें क्या होता है? पट पाए जाते हैं। और इन पटों के इस तरह से केंद्रक पाए जाते हैं। तो ये कवक पटयुक्त है और साथ में शाखाओं में बटा हुआ है और बहुकोश के है, बहुकोश के है। क्योंकि जब पट हो गए तो एक तरह से ये प्रत्येक तंतु के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। अब देखिए इसमें जब जनन होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इसमें जैसे ये कवक तंतु है, इसका कुछ भाग उभर आता है ऐसे, और उभर आ गया तो इसमें यहां पर ये संकुचन के कारण इस तरह से संरचनाएं बन जाती हैं और इनमें केंद्र है। तो ये जो संरचना इनको कहते हैं कॉनिडिया, कॉनिडिया, जिसको हिंदी में कहते हैं बीजाणुधानी। और जिस तंतु पर बनती है इसको कहते हैं कॉनिडियोधर, कॉनिडियोधर, यानी जिस पर कॉनिडिया उपस्थित होती है तो वो कॉनिडियोधर के रूप में उत्पन्न हो जाते हैं। अब देखिए इसमें ये कॉनिडिया जो है वो अलैंगिक जनन, यानी अलैंगिक जनन कॉनिडिया द्वारा होता है। क्योंकि ये कॉनिडिया जब अलग हो जाते हैं तो इस कॉनिडिया से इस तरह से विकसित होकर के और एक नया तंतु बन जाता है ऐसे। तो ये अलैंगिक जनन जो संरचना होती है वो किसके द्वारा होती है? कॉनिडिया के द्वारा होती है। और कॉनिडिया यानी एक प्रकार से अंकुरण हो गया, कॉनिडिया का अंकुरण। इसीलिए हवा के साथ जब कॉनिडिया किसी भी खाने पीने की चीजों पर या कह सकते हैं अवशिष्ट पदार्थों पर पहुंच जाते हैं और वहां की परिस्थितियां अनुकूलतम होती है, यानी वहां नमी की उपस्थिति भी होती है, इसके अलावा वहां तापमान भी अधिक होता है, तो ये अंकुरित हो जाते हैं और फिर एक नया कवक जाल बना लेते हैं। अब इनमें देखिए जो लैंगिक जनन है, ये तो अलैंगिक जनन है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं हम।
इनमें लैंगिक जनन एस्कस बीजाणुओं के द्वारा होता है, बीजाणुओं द्वारा होता है। देखिए ये जो नाम इनका रखा गया है एस्कोमाइसिटीज, वो एस्कस बीजाणु के आधार पर ही रखा गया है। अब देखिए एस्कस ये क्या है, एक प्रकार से बीजाणु बन जाते हैं, एस्कस नाम की संरचना बन जाती है। अब ये क्या होता है कि इस तरह से बनते, देखिए ये जिस संरचना पर ये बनते हैं एस्कस, उसे कहते हैं एस्कोकार्प। एस्कस का निर्माण, एस्कस का निर्माण जिस संरचना से होता है उसे एस्कोकार्प कहते हैं। तो एस्कोकार्प जो संरचना बन जाती है, यानी फैली हुई इस तरह की संरचना बन जाती है कवक जाल में, तो उससे एस्कस का निर्माण होने लग जाता है। और फिर उसके बाद ये जो है नए कवक तंतु का निर्माण कर लेते हैं। अब देखिए इसमें देखिए जिनको रखा गया है, उदाहरण के रूप में देखें हम, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण जो है कवकों का वर्ग होता है। इसमें एक तो एस्परजिलस को रखा गया है, एस्परजिलस, आपने नाम सुना होगा एस्परजिलस। मशरूम जो होती हैं, कुकुरमुत्ता जिनको कहा जाता है, वो इसी प्रकार के होते हैं, एस्परजिलस उनका नाम होता है। और इसके अलावा एक होता है क्लेवीसेप, क्लेवीसेप, क्लेवीसेप नाम का जो कवक होता है वो भी इसी के अंतर्गत रखा गया है, क्लेवीसेप। और इसके अलावा इसमें एक महत्वपूर्ण रखा गया है न्यूरोस्पोरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, न्यूरोस्पोरा कवक। देखिए ये जो न्यूरोस्पोरा नाम का जो कवक होता है, इस कवक पर जीव वैज्ञानिकों के द्वारा बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं, या यूं कहें कि जैव रासायनिक और आनुवांशिकी से संबंधित जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें जैव रसायन मतलब जीवों के अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं और उनमें किस तरह से आनुवांशिक गुण जो होते हैं उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा 10th क्लास तक कि मेंडल ने जिस पर प्रयोग किए थे वो मटर का पौधा था, तो इसी तरह से जो ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किए गए थे लिंग निर्धारण से संबंधित, तो ऐसे यहां पर ये जो न्यूरोस्पोरा है वो एक तरह से पादप जगत का ड्रोसोफिला के नाम से जाना जाता है। यानी इस पर जैव रसायन से संबंधित और आनुवांशिकता से संबंधित जो है प्रयोग किए गए थे। इस किताब में भी आपके में नोट किया हुआ है कि जिस तरीके से ड्रोसोफिला मक्खी जो फल मक्खी होती है उस पर बहुत ज्यादा प्रयोग किए गए हैं, उसी तरह से इस न्यूरोस्पोरा नाम के कवक पर प्रयोग किए गए हैं आनुवांशिकी से संबंधित और जैव रसायन से संबंधित। साथ में देखिए इसमें एक इस वर्ग का एक कवक है मॉरेल कवक। ऐसा नहीं है कि सभी कवक नुकसानदायक हों, कुछ कवक जो होते हैं उनके अंदर उपयोगी पोषक पदार्थों की उपस्थिति होती है। तो ये जो मॉरेल नाम का जो कवक है, इस कवक में पोषक पदार्थ होते हैं, स्वाद अच्छा होता है, तो इसे भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरह से अच्छे, यानी ये जो एस्परजिलस है, क्लेवीसेप है, न्यूरोस्पोरा है जिसे
कह सकते हैं पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जा सकता है। और ये मॉरल कवक है, इससे तो खाने के लिए काम में लाया जाता है, खाया जाता है। और इसमें ये जो है इस पर क्या है, जैव रासायनिक व आनुवांशिक प्रयोग के लिए उपयोग में लाया गया है। ये बहुत पूछा जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, न्यूरोस्पोरा का। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है एस्कोमाइसिडीज, कल हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसिडीज और उसके बाद ड्यूटेरोमाइसिडीज। ठीक है, तो इस तरह से हम कवकों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी ये हमारा तीसरा किंगडम है, यानी जगत है, जिसका नाम है फंजाई कवक। ठीक है, तो आप घर रहते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो हम लिखाते हैं, आपसे कहते हैं कि स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसको लेकर के और आप उसको कॉपी में नोट करते चलिए, क्योंकि ये शब्द जो है इनको जितनी बार आप लिखोगे बोलोगे वो उतना ही अपने के लिए अच्छे होंगे, याद रहने में सुविधा बढ़ेगी। ठीक है, ओके आज के